Hi, good evening. So today is our first lecture. So this will be a first lecture of live answer writing. All right. So in live answer writing, as we have discussed earlier, we will be focusing on delocalized chemical bonding. So based upon this, हम aromaticity ले रहे हैं और aromaticity का application acidity पे, basicity पे, stability पे, तो हर तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं फ्रॉम द पीवाईक्यूज। ठीक है। और इसके अलावा एक थीम हमने और पकड़ी है रिएक्टिविटी की। तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं यहाँ पे। तो आई गेस आप सब लोग लाइक करेंगे इसको। जस्ट अ मिनट। All right. I guess this screen cover is better than the earlier one. So let's move one by one. So this is the question we have picked from the 2022 previous year question. तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयनाइजेशन हो रहा है, अ गिवन कंपाउंड इज देयर। ठीक है। आयनाइजेशन हो रहा है किसमें? SbF5 पेंटाफ्लोराइड। ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो आपको प्रिडिक्ट करना है रिएक्शन इंटरमीडिएट और कमेंट करना है। पहले तो इंटरमीडिएट आपको प्रिडिक्ट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट, देन यू हैव टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिसिटी। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? फर्स्ट थिंग वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या जो आईपीएससी नेम लिखा हुआ है, ये जो नेम लिखा हुआ है, आप इस नेम को स्ट्रक्चर में चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पहला डिमांड ये है। दूसरा डिमांड ये है कि क्या आप रोल ऑफ SbF5 आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, क्या आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता है। क्या आप मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो दीज आर द इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑल राइट। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें। जस्ट अ मिनट। अब मैं क्वेश्चन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर आता है बॉडी। बॉडी सबसे बड़ी होती है, इसमें कई पार्ट्स होते हैं। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। ठीक। तो इंट्रो में क्या है? अब क्योंकि एक आयोनाइजेशन रिएक्शन दे रखा है, तो आप इसी आयोनाइजेशन रिएक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको तो पता नहीं है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉट। तो जो रिएक्शन जो क्वेश्चन में दिया है, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं क्वेश्चन को एक्यूरेसी, यानी पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देन मैं वहां से एक हिंट लूंगा और उसको मैं अपना इंट्रो बना दूंगा। ऑल राइट। तो कैसे करेंगे? चलो अब मैं पहले क्वेश्चन की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो क्या दे रखा है? मॉलिक्यूल में दे रखा है 3,4 डाइक्लोरो 1,2,3,4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ऑल राइट। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? सबसे पहले आप जो पेरेंट नेम है वो ले लीजिए। साइक्लोब्यूटेन बोल ही रहा है, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन पे क्या दे दिया है? मिथाइल ग्रुप दे रखा है। अब ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 पे मुझे क्या लेना होगा? क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर। क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ऑल राइट। अब देखो ध्यान से। अब हमने इस मॉलिक्यूल को, जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसको हम मान लिया एक्स। इसका रिएक्शन क्या करा रहे हैं हम? SbF5 से। SbF5 अगर सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है,
तो हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑल राइट। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो हर पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा निगेटिव और डेल्टा निगेटिव। तो इस पे एसबी पे क्या आएगा, डेल्टा 5 प्लस। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से कंक्लूड क्या करेंगे कि एसबी जो डेल्टा 5 प्लस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ऑल राइट। और जो ये लोन पेयर है किसके पास, क्लोरीन के पास, इन दोनों क्लोरीन के पास, ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, लुईस बेस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं, ये तो हमने एनालिसिस कर ली, तो जब मैं SbF5 से ट्रीट करूंगा तो ये इस पे अटैक करेगा SbF5 पे, और हमारा SbF5 क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो पहले स्टेप में वो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये क्लोरीन यहाँ रहेगा और एक मिथाइल यहाँ रहेगा, मिथाइल मिथाइल, ऑल राइट। अब सेकेंड स्टेप में फिर से, क्योंकि अभी भी क्या है, क्लोरीन क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप वाइज फैशन में हमें एक डाई कैटायन मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले आपको इस तरह से सोचना है। तो अक्यूरेसी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू थिंक। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ही सबसे क्रूशियल होता है, आप क्वेश्चन को डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको, इसकी लेबलिंग कर दीजिए, ये क्या है, एरोमेटिक डाई कैटायन। कैसे, ये हम हक्कल रूल से बता रहे हैं। तो हक्कल रूल के सारे पॉस्टुलेट लिख दीजिए। ये क्या है, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ऑल राइट। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे n की वैल्यू 0 है। तो ये चार पॉस्टुलेट करके आपने बता दिया। अब ये तो हो गया सॉल्व, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था देखिए। अब हमने प्रिडिक्ट, ये वाला क्वेश्चन एड्रेस कर दिया, प्रिडिक्ट द इंटरमीडिएट। तो हमें अपना इंटरमीडिएट क्या मिल गया, एक एरोमेटिक डाई कैटायन। अब दूसरा पार्ट हमें क्या एड्रेस करना है, कमेंट। एक बार स्टेबिलिटी पे करना है और एक बार एरोमेटिसिटी पे करना है। ठीक है। तो ये पहला पार्ट एड्रेस होने के बाद, अब देखिए तो हम कहाँ पे पहुंच गए, हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट को SbF5 से ट्रीट किया, तो हमको एक इंटरमीडिएट मिल गया। अब इस इंटरमीडिएट की, यानी अब बॉडी में, जब बॉडी में हम लिखेंगे तो हम स्टेबिलिटी के बारे में समझाएंगे और हम एरोमेटिसिटी के बारे में समझाएंगे। तो एरोमेटिसिटी हमने प्रूफ किया हकल रूल से। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से मैं भी समझाऊंगा, फ्रॉस्ट सर्किल से। ठीक है। जब फ्रॉस्ट सर्किल और हकल रूल से आप समझा देंगे, फ्रॉस्ट सर्किल से आप इवन स्टेबिलिटी को भी क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिर आप सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे, ये तो प्रूफ हो गया कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ऑल राइट। लेकिन नाउ यू नीड टू जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट, ऑल राइट। चलिए, तो इस तरह से ये सारे एंगल हम कर लेंगे। तो दो ये बेस्ट सिनेरियो है। ठीक है। बेस्ट सिनेरियो का मतलब ये क्या है, अगर आप इसमें, आपने एसिड बेस वाला बता दिया, लुइस एसिड लुइस बेस बता दिया, देन आप हकल रूल बता दे रहे हैं, देन आप फ्रॉस्ट सर्किल बता दे रहे हैं। इसके बाद आप एनएमआर डेटा से बता रहे हैं, एनएमआर स्टडीज से, कि ये क्या है, एरोमेटिक है। देन आप जो मैग्नेटिक करंट की स्टडी करके, रिंग करंट जो कॉन्सेप्ट होता है, कि जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसी तरह आप स्टेबिलिटी में और सब्सटेंशिएट करना है तो आप इंथैल्पी का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन कर सकती है। तो अब देखो, अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये तो बेस्ट सिनेरियो है। जब जैसे ही आपको, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको रोटेट कर लेता हूं। अब देखिए, जैसे एग्जाम में आपके ऊपर टाइम कॉन्स्ट्रेंट आएगा और स्पेस कॉन्स्ट्रेंट आएगा, तो आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। तो मैं आपको दोनों चीजें पर्सपेक्टिव बताऊंगा शुरू के सेशंस में, कि ये तो बेस्ट सिनेरियो है, अगर आप ये और ये बाकी चीजें लिख दीजिए तो आप कर दोगे।
लेकिन एग्जाम में टाइम की भी कमी होती है और स्पेस भी नहीं होता है, ठीक है। डिफाइंड स्पेस मिलता है, 1 पेज मिलेगा फॉर 10 मार्कर्स, 15 के लिए 2 पेजेस मिलते हैं, ऑलराइट। तो जब टाइम कांस्टेंट और स्पेस कांस्टेंट आ जाएगा, उस सिनेरियो में आप कैसे करेंगे, उस सिनेरियो में आप कैसे आंसर को लिखेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एड्रेस कर दिया, हमने इंटरमीडिएट को प्रेडिक्ट भी कर दिया, हमने रोल ऑफ एस बी एफ फाइव भी देख लिया। वी हैव ऑल्सो आयनाइजेशन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आराम से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको अगर स्ट्रक्चर करना है तो मैं लिखूंगा कि आयनाइजेशन रिएक्शन बिटवीन जो है आपका एक्स एंड वाई, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन विच रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक डाइकेटायन। अब देखो, अब इंट्रो भी लिख दिए, तो आपको यही चीज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जाते ही बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप कुछ भी नहीं कर दोगे, ऑलराइट। अब बॉडी में क्या करोगे, अब जो आपका एरोमेटिक डाइकेटायन आ गया, तो अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है और एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करनी है। तो आप पहले इसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करो एरोमेटिसिटी में। अब देखो इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब इसमें फर्स्ट क्या है, आप हक्कल रूल से एक्सप्लेन कर दोगे, ये चारों पॉइंट्स आप समझा दोगे। फिर आप क्या करोगे, फ्रॉस्ट सर्किल से समझाओगे, फ्रॉस्ट सर्किल से एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आप बॉडी में सेकंड पार्ट तोड़ोगे कि स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होती है। तो आप फ्रॉस्ट सर्किल में ही यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे सब्सटेंशिएट करोगे कि फ्रॉस्ट सर्किल से हमें ये पता चला कि दो बोथ इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा डेल्टा एच की वैल्यू जब हमने देखी, तो वो क्या है, हाईली निगेटिव है, ठीक है। यानी वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ऑलराइट। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निगेटिव रेजोनेंस एनर्जी हमें देखने को मिलती है। हमें पता है कि रेजोनेंस एनर्जी इज द ओनली एनर्जी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतना ज्यादा होगा। तो आपने आंसर को तीन, एरोमेटिसिटी में 2 पार्ट में तोड़ दिया, स्टेबिलिटी में आपने फ्रॉस्ट सर्किल में तोड़ दिया, डेल्टा एच के टर्म में तोड़ दिया, और देन यू हैव ब्रेक द क्वेश्चन इनटू रेजोनेंस एनर्जी आल्सो। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है। इसके अलावा एरोमेटिसिटी को आप थर्ड उसमें भी कर सकते हैं कि एज पर द रिंग करंट स्टडीज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि द गिवन डाइकेटायन displays diamagnetic behavior diamagnetic behavior in diamagnetic रिंग करंट बोल दीजिए, ऑलराइट। बस आपको ये कीवर्ड्स यूज करने हैं, पूरा नहीं एक्सप्लेन करना है, इसमें भी पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। आप बस बोल दीजिए कि थर्मोडायनेमिक स्टडीज बताता है कि डेल्टा एस से ये इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है। उसी तरह आप बोलिए कि थर्मोडायनेमिक स्टडी ये बताता है कि रेजोनेंस एनर्जी इस मॉलिक्यूल की बहुत ही ज्यादा है, जो कि हाई स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। उसी तरह फ्रॉस्ट सर्किल के थ्रू भी हम देखते हैं कि दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि लो लाइन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो लेसर जो एनर्जी लेवल होगी वहां पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो आप कंक्लूजन अब क्या करेंगे, तो कंक्लूजन आपको क्या करना होगा, देखिए आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन से आपने कर लिया, तो आप इंटरमीडिएट को लेके बोल दीजिए कि द आयनाइजेशन रिएक्शन जो आपने इंट्रो में किया था, द आयनाइजेशन रिएक्शन इल्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, क्या बताएं, इल्ड्स aromatic dication which is also confirmed by thermodynamic, NMR and ring current एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो अब अगर आप चाहो, अब देखो दूसरी तरह से आप क्या कर रहे हो,
कि आपने उसी चीज को रीट्रेट कर दिया, या फिर आपने क्या किया कि आपने आंसर को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके आपने ये वाला हक्कल रूल समझा दिया, फ्रॉस्ट सर्कल समझा दिया, और यहाँ पे आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और रेजोनेंस एनर्जी समझा दिया, और लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया कि ये जो एरोमेटिक डाइकैटायन है ये कंफर्म होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक एनएमआर एंड रिंग करंट। तो दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन वन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आपका जो भी डाउट होगा, जब हम डाउट सेशन लेंगे नेक्स्ट डे, कल लेंगे, तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है 5 मिनट या 7 मिनट में। ठीक है, ये आप अपने लेवल पे बैठ के करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग समझा दी। अब देखो कैसे करना है इसको, जब हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब आप इस तरह से पहले मॉलिक्यूल को दिखाएंगे, ठीक है, फिर आप क्या दिखाओगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाओगे। सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है, आप 3-4 दिखा के उसके बाद एटसेट्रा लिख के आगे मूव ऑन कर जाओ। जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा लोगे, उसके बाद आप क्या दिखाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, अब आपने वैल्यू एडिशन में लुईस एसिड बता दिया, ये लुईस बेस है ये बता दिया, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया, और आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बता दिया। अब हक्कल रूल से आपने इसको समझा दिया, हक्कल रूल से बॉडी में समझा दिया, हेंस एरोमेटिक, हेंस एरोमेटिक। अब फ्रॉस्ट सर्किल में क्या करते हैं, फ्रॉस्ट सर्किल का सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, सपोज करो अगर मुझे एक ये मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है, या इसी मॉलिक्यूल को हम चलो डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ये एक स्क्वायर मॉलिक्यूल है, तो मुझे इसको रीओरिएंट करके इस तरह से करना है कि एक ही वर्टिस यहाँ पे आए। ठीक है, यानी अब देखो इसको मैंने ऐसे रीओरिएंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इस तरह से है, तो अगर लोवेस्ट प्लेन पे देखूं तो यहाँ पे दो, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे 2 कार्बन, लेकिन मुझे कैसे इसको रीओरिएंट करना है कि सबसे नीचे केवल एक कार्बन है, तो इसके इक्विवेलेंट एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर इसके इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 हो गए, और इसके इक्विवेलेंट एक, तो ये जो होगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच से जाएगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जो सबसे ऊपर हाई इन एनर्जी है वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बाउ रूल से इसको भर दो, तो कहाँ जाएगा, 2 के 2 नीचे ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले क्या है, ज्यादा एनर्जी के हैं, तो पहले नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर इसके बाद ऊपर वाले। अब देखो फ्रॉस्ट सर्किल से आपने बता दिया, अब फ्रॉस्ट सर्किल से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे मॉलिक्यूल के अंदर, वो बोथ क्या है, टू बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ऑलराइट, इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना होता है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, मैंने स्ट्रक्चर में दिखा दिया, बॉडी में आप इस तरह से लुईस एसिड लुईस बेस दिखाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, फिर इस रेजोनेंस हाइब्रिड को आप प्रूफ करेंगे कि ये एरोमेटिक है हकल रूल से और फ्रॉस्ट सर्किल से। इसके बाद आप स्टेबिलिटी पे कमेंट करेंगे, स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए आप रेजोनेंस एनर्जी, फ्रॉस्ट सर्किल, डेल्टा एच वैल्यू, ठीक है, इनका इनसे आप प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और एरोमेटिसिटी के लिए मैंने क्या बताया था, एक रिंग करंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक ये यूपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ठीक, तो पहले हम डिमांड समझते हैं, क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब यहाँ पे कैच जो है वो कैच है इन प्रेजेंस ऑफ BF3OE2। ठीक, तो मैं आपको 2 सिनेरियो बताऊंगा कि अगर बी एफ थ्री इथर और ना हो, डाइथाइल इथर ना हो, तब क्या होगा, विद विद लुईस एसिड हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये हो गया। अब दूसरी चीज, आपको मॉलिक्यूल का नाम दिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल का नाम जो दिया है ये कॉमन नेम्स दिया है,
तो यहाँ पे आपका ये भी नॉलेज चेक हो रहा है, क्या आप, डू यू पीपल कैन राइट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स दिया है, यहां से हमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है क्वेश्चन। क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? कैन वी कैन वी नो इम्पैक्ट ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा? तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, स्ट्रक्चर भी हम करेंगे। उसके पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन मिलता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी मतलब लाने की कोशिश करते हैं। पहले हमें एक फाइनल आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल हम क्या, एक हमारा थॉट प्रोसेस के लिए मैं अब यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओवरऑल हमारे पास जब भी हमें एक क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन आपको मिला, सबसे पहले आप उसको मेंटली या रफ पे उसको करेक्टली सॉल्व करिए, करेक्टली सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन को री रीड करिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अब आप देखिए कि वहां से उसने री रीड किया, आपको यहाँ से कंटेंट मिल गया। आपको कंटेंट ढेर सारा मिला, एक्स वाई जेड, ठीक है, ABCD, ढेर सारा कंटेंट मिला। री रीड करने के बाद अब आप यहाँ डिसाइड किए कि क्या, कि ये जो कंटेंट मिला, इसमें कौन सा चीज इंट्रोडक्शन में जाएगा, कौन सा बॉडी में जाएगा, बॉडी में कितने पार्ट होंगे, और कंक्लूजन में क्या जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन दिया, उसको करेक्टली सॉल्व किया, इधर इन द माइंड इटसेल्फ। एग्जाम में माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अभी इनिशियली आपको रफ पे ये चीज करनी होगी। तो पहले आप कंटेंट यहाँ पे जनरेट करेंगे थ्रू दिस, एंड देन यू डिसाइड कि कौन सी चीज इंट्रो में जाएगी, कौन सी बॉडी में जाएगी, कौन सी कंक्लूजन में जाएगी। ऑलराइट, इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पैरा ट्राइफ्लोरोमिथाइल और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे, मैं केस वन बनाता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं उसको दूसरे दूसरे से कंपेयर करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन विदाउट आ गया, विदाउट BF3 आ गया, और ये क्या है, एक ईथर है, ईथर एक सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये एक सॉल्वेंट हो गया जो रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करेगा, और ये क्या हो गया, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, सेक्सटेट है, इसको ऑक्टेट पूरा करने का मन है। तो विदाउट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हम अब कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब देखो, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास BF3 नहीं है। अब देखिए, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल तो यही रहेगा। ठीक है, अब ये अटैक कहाँ करेगा, इस मॉलिक्यूल में कहाँ अटैक करेगा? ये जो रिंग है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिंग पे तो अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस होगा बिकॉज ऑफ -I। कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो मेरा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन है। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए, ये डिसाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, ये खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया। अब देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम कंपेयर करें, ध्यान से सब लोग देखिएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम कंपेयर करें, तो ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये क्या है, सेम ही तो है, दोनों में सेम तो है, बेंजल्डिहाइड का है तो मॉइटी है। डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है, डिफरेंस लाई कर रहा है ये CF3 जो ग्रुप है और ये जो CH3 ग्रुप है, यही तो डिफरेंस है। तो सिंपल सा रूल याद रखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप दो मालिक्यूल या तीन मालिक्यूल कुछ भी दे रखा है, सबसे पहले कॉमन चीज देखिए। कॉमन चीज की वजह से रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज कॉमन है वो क्या फर्क करेगा, देयर इज नो इफेक्ट।
तो डिफरेंस, जो जो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, उसी का या तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा या तो उसका स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। दैट्स ऑल। वहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब चलिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखो, अब मैं अगर इसकी एनालिसिस कर दूं, इस रिंग के अलावा इस रिंग पे ये जो CH3 ग्रुप है, ये एक प्लस H ग्रुप है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये प्लस I से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। लेकिन जो ये ग्रुप है, ये एक माइनस H ग्रुप है और एक माइनस I ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा किससे, अब हमें पता है, वी नो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इंडक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आंसर में जब हम बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आंसर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट और इंडक्टिव का इफेक्ट। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो डेल्टा प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा, और इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, तो पहला हमने पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, प्लस H। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या हो रहा है, डेल्टा प्लस डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा प्लस डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कार्बोनिल कार्बन की वो डिक्रीज करेगी। तो अब देखो, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में अगर ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, तो रेट ऑफ अटैक ऑन ए वुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ अटैक ऑन बी। क्यों, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो हमने क्या सीखा, वी फाउंड कि कभी भी दो मॉलिक्यूल्स मिले तो उसमें हम कॉमन चीज को देख लें, उसको हटा लें। अब जो डिफरेंस है मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर में, उसका इफेक्ट हमें बस सोचना है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें एक कंटेंट मिल जाएगा। अब कंटेंट हमें क्या मिला, हमें कंटेंट मिला कि अब हम इंट्रो लिख सकते हैं, अगर ये सवाल पूछता है। क्यों, क्योंकि अब हम लिख देंगे, रिएक्टिविटी पूछा है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल depends upon the depends upon the electrophilicity electrophilicity of कार्बोनिल कार्बन। बस यही हो गया। अब वो चीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अब बॉडी में चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए। बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में अब आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से कम या ज्यादा कैसे हो रहा है। एक बार एक पार्ट इससे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सेकंड पार्ट में आप इंडक्टिव से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कि आप दो में पहले डिवाइड कर दीजिएगा, इसके बाद आप स्ट्रक्चर्स में बात करिएगा, मतलब राइट मोर एंड मोर स्ट्रक्चर्स, राइट मोर एंड मोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो ये चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ये आप ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा या सिंबॉलिकली ऐसे दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आप फाइनल आंसर बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हेंस रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी। ये हो गया हमारा आंसर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया मेरा इंट्रो, ये हो गया हमारी बॉडी, और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और मैंने स्ट्रक्चर्स की बात की, वो मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए हुए हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आपको वहां पे रिप्रोड्यूस कर देना है। ऑल राइट, चलिए। तो इंट्रो हमारा क्लियर है, बॉडी हमारा क्लियर है, कंक्लूजन हमारा क्लियर है। लेकिन ये कब, जब ये नहीं हो। अभी हमने क्वेश्चन को और एक एक नॉच ऊपर लेके समझा रहे हैं कि जब BF3 ना हो। अब हम सिनेरियो 2 देखते हैं, ये केस 1 हो गया। अब हम सिनेरियो 2 देखते हैं
कि अगर इन प्रेजेंस ऑफ BF3 अब क्या डिफरेंस आ जाएगा, अब ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसके पहले आप ये भी देख लीजिएगा कि ये तो आप समझा ही रहे हो। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना इस कार्बन कार्बन पे, इस पे अटैक करेगा, तो जब भी रिएक्टिविटी हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो काइनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे हम जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप कभी भी रिएक्टिविटी का सवाल हो तो आप ये चीज लिख दीजिएगा कि फ्रॉम काइनेटिक्स वी नो द कंसेप्ट कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है, इट इन्वॉल्व द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल। Hence, the electrophilicity becomes a deciding factor for the difference in the reactivity of two different molecules. ठीक है, ये आप एक्सप्लेन, ये कीवर्ड डाल दीजिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब हमने इसके पहले वाले में BF3 नहीं था, हमारे पास मॉलिक्यूल हमें पहले से मिले हुए हैं। अब देखो, अब हमने ले लिया CHO, ये ले लिया CF3, ठीक है, ये चीज। अब सिनेरियो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास एक तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है, मैं आपको विज फील करा दूंगा पूरा कि रिएक्टिविटी होती क्या है। अब हमारे पास, अब देखो ये जो ईथर है इसका कोई काम नहीं, ये क्या कर रहा है। अब सपोज करो ये दोनों, ये एक बीकर में है, ठीक, इसमें एक BF3 ऐसे है, ये एक बीकर में है, इसमें एक BF3 ऊपर है, और न्यूक्लियोफाइल एक हमारा यहाँ पे घूम रहा है। अब कंपटीशन हो गया कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा कि BF3 इस पे अटैक करेगा, ठीक है, यही समझ में आ गया, यही चीज है, ठीक है, ओवरऑल। अब देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। बीकर समझ में आ गया, और इस बीकर के अंदर, बीकर के अंदर ये जो येलो येलो पार्ट है, येलो येलो जो पार्ट है, वही ईथर है, ठीक है। ईथर क्या है, एक तरह से सॉल्वेंट का रोल अदा कर रहा है। ऑल राइट। अब देखिए, तो हमारे पास सब कुछ हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारे पास BF3 है, जो कि Δ3+ चार्ज है, और ये एक लुईस एसिड है। अब हमारे का ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ठीक। और जो ये है, ये हमारा Δ+ है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हो गया Δ+ है। अब कंपटीशन हो गया, अगर मैं लार्जली देखूं तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया। कंपटीशन किस किस चीज में हुआ, कि कौन सा रिएक्शन पहले होगा, यानी कौन सा रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट बनेगा, यानी स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा। अब मैं वो चीज आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, पहला तो रिएक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड बेस, और दूसरा रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की हम बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल सपोज कर लीजिए अगर ये एक इथॉक्साइड आयन है, तो यहाँ पे क्या है, इथाइल की वजह से क्या है, इस तरह से CH3 ग्रुप होगा, ठीक है। तो CH3 ग्रुप क्या करेगा यहाँ पे, इसकी वजह से एक स्टेरिक इफेक्ट आ रहा है। स्टेरिक मतलब इसका साइज कुछ तो है। जब ये यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करने जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ये मॉलिक्यूल मिल, ये पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, बेंजीन रिंग और CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग और CH3 ग्रुप, ठीक है। तो हमें, हमने क्या सीखा कि जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के अलावा स्टेरिक इफेक्ट भी आ जाता है। जबकि जब हम इलेक्ट्रो एसिड बेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट होता है, एब्सेंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट होता है, ठीक। यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पे है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे ये स्टेरिक फ्री है।
तो स्टेरिक फ्री होने की वजह से जो रेट है वो एसिड बेस रिएक्शन का फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इसके पहले वाले में हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था? यहाँ पे हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि देर इज नो लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आरडीएस चेंज हो गया। अब अगर रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है एसिड बेस के ऊपर, तो अब हमको यानी, अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे कंक्लूजन कर ले रहे हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी है इट इज द फंक्शन ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हमारा जो बेस है अब हमारा जो बेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? क्योंकि यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रहा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था ना, डिफरेंस क्या है, CF3 का है और CH3 का है। ठीक, यही डिफरेंस है। अब देखिए, तो अगर जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, और ये भी कांस्टेंट है, तो जो लुईस बेस है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, उस जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब देखो ध्यान से, अब ये क्या करेगा, ये प्लस एच देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे लुईस बेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कौन? जो हमारा पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये इधर बॉन्ड टूटा, ये इधर गया, ये इधर गया, और यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल ए है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जो बी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और हमारा आरडीएस चूंकि ये नहीं है, हमारा आरडीएस क्या है, एसिड बेस का रिएक्शन, इसलिए जब BF3 और ET2 ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो किसका फंक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कंक्लूड मैं कर दूं, इसके बाद मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। तो क्या हमने देखा कि जो हमारा रिएक्शन की साइट है, वो साइट कुछ इस तरह से है, कुछ इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं R और G, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो जब हम विदाउट BF3 रिएक्शंस कराते हैं, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डेल्टा प्लस के लिए इंटरेस्टेड होता है, रिएक्शन यहाँ से डिटरमाइन होती है। तो हमारा आरडीएस ये रहता है। लेकिन जब हम विद बी एफ थ्री कराते हैं, तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या होता है, BF3 जो होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, दो मॉलिक्यूल्स में जो जब जी जो है CF3 रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है। और जब जी की वैल्यू CH3 रहेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जबकि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिचनेस अगर बढ़ेगी, तो BF3 वाले केस में इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो हमने देखा कि इस और इस केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, रिवर्स फॉलो करता है। ठीक है। तो पहले वाले केस में यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए विल बी लेस रिएक्टिव देन बी। ठीक है, क्लियर। तो BF3 के प्रेजेंस जब हम BF3 के प्रेजेंस में करेंगे, तो ए विल बी लेस रिएक्टिव। जब विदाउट BF3 करेंगे, ए विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या इंट्रो होगा, क्या बॉडी होगा। ऑल दीज थिंग्स हैज बीन
डिस्कस वेल इन डिटेल। ठीक है, अब आप इसको स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर लीजिएगा। आप खुद 5 मिनट 10 मिनट लीजिएगा, शुरू में ज्यादा टाइम ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए पर क्वेश्चन। और आप जो जो मैंने चीजें आपको समझाई हैं, तो आपको केस वन और केस टू मैंने केवल जानबूझ के आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके पढ़ाया है, सो दैट आप अच्छे से समझिए कि इम्पैक्ट ऑफ BF3 क्या हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऑल राइट, इस बात को आप देखिएगा। ओवरऑल क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही चेंज हो जा रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा इस तरह से आप एग्जाम मतलब ये समझाने के लिए कि विदाउट लेविस एसिड लोगे तो क्या होगा, विद विद लेविस एसिड लोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ रिएक्टिविटी, ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो ये आप इंट्रो बॉडी ये सब आप अच्छे से कर लेना। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, account for the fact that compound A is almost as strong an acid as H2SO4। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती, मैंने ढेर सारी कॉपियां 2018 के भी चेक की थी बच्चों को, तो वहां पे मैंने बहुत ज्यादा एक जो सबसे बड़ा एरर जो देखा है वो ये है कि बच्चों ने केवल कंपाउंड ए की बात की है। इसको अगर मैं बी बोल दूं तो कंपाउंड बी की बात ही नहीं की है। जबकि बॉडी में आपका, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर करूं तो इंट्रो में आप क्या लिख दोगे, एसिडिटी की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं कि एसिडिटी इज एसिडिटी डिपेंड्स एसिडिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base प्लस स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, यानी जो जो हाइड्रोजन जहां से निकलने वाला है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा जब निकल गया, जब जब हाइड्रोजन निकल गया, जो कंजुगेट बेस बना उसकी स्टेबिलिटी क्या है। ऑलराइट, तो इस पर डिपेंड कर, तो आप इंट्रो में डायरेक्ट ये इंट्रो आप किसी भी, जब भी एसिडिटी का सवाल हो तो ये इंट्रो आप रेडीमेड बना के रख लो। उसी तरह बेसिसिटी का एक इंट्रो रेडीमेड बना के रख लो। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। फिर केस वन में क्या करोगे, आप मॉलिक्यूल ए के बारे में डिस्कस करोगे, फिर मॉलिक्यूल बी के बारे में डिस्कस करोगे, क्योंकि देखो यहाँ कंपेयर कर रहा है ना, इज ऑलमोस्ट बराबर है दोनों के, जो एसिडिटी है वो लगभग बराबर है, तो वो हमको एक्सप्लेन करना होगा। यानी बेसिकली हमको केस वन और केस टू को कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी डील करना है और उसको कंपेयर भी करना है। ठीक है, फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर दो कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द पीके वैल्यूज वी 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 नो कि पीके वैल्यू दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया, बस यहाँ पे एक नया कीवर्ड डाल दिया कि पीके, जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा हमने पीके वैल्यूज, तो वहां पे सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, किसकी किसकी, ए और बी की। तो हमारा इंट्रो तैयार, हमारा कंक्लूजन तैयार, और हमने बॉडी में मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी को डील कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डिमांड है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि क्या आप मॉलिक्यूल ए और बी को दोनों कंपेयर करके डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल ए को ही नहीं डिस्कस करना है। ऑल राइट, दूसरी बात, क्या आप एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इस मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई करना। ठीक, ये है। दूसरा, आइडेंटिफाई अगर हो गया तो उसके कंजुगेट बेस के ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना। इस रेजोनेंस हाइब्रिड और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, जो मॉलिक्यूल ए का है उसको मॉलिक्यूल बी से कंपेयर करके दोनों की पीके वैल्यूज को सिमिलर प्रूफ कर देना है। ऑल राइट, दिस इज द क्वेश्चन, और ये अब डन हो गया। अब चलो कैसे करते हैं, अब मैं आपको सॉल्व करके, पहले आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल को, पहले तो आप इसकी कॉमन नेम आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है स्क्वायरिक एसिड। क्या है, ये 2 बार यूपीएससी में पूछ चुके हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायरिक एसिड। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिटी आएगी, इट मीन्स यही सोर्स होंगे, यही 2 प्रोटॉन निकलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -2s+, आप कंजुगेट बेस डायरेक्टली बना दीजिए स्टेप वाइज। या तो आप एक निकालिए फिर दूसरा निकालिए, या तो आप दो स्टेप को एक में मर्ज करके -2s+ कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। अब देखिए,
ये हो गया O माइनस, O माइनस। अब मैं आपको एचडीटी का कॉन्सेप्ट फील करा दूंगा। ये बेसिकली होता है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। अब देखो ये कैसे, क्यों कम होगा, कब ज्यादा होगा, बैकवर्ड कब ज्यादा हो जाएगा। अब जब भी मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिटी आ रही है, तो हम लोग पीएच यहीं से तो कंपेयर करते हैं ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। ठीक। तो पीएच की वैल्यू हम यहीं से तो डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर ये अगर ये जितना ज्यादा फ्री होगा, उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दैट्स ऑल। यही तो है कॉन्सेप्ट एसिडिटी का। तो अगर ये फ्री कब होगा, जब ये फ्री कब होगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ये वाला माइनस चार्ज इस पर अटैक नहीं करेगा, ये वाला भी जो दूसरा वाला प्लस उस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा और एस प्लस का कंसंट्रेशन कम कर देगा। जब एस प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी और एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल गेम यही है। यानी अब कंजुगेट बेस की अगर मैं स्टेबिलिटी देखता हूं, तो बेसिकली मैं कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से ये जानने की कोशिश करता हूं कि मेरा अगर कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो वो जो H प्लस रिलीज हुआ है जिसकी वजह से एसिडिटी आ रही है, वो क्या है, वो ज्यादा फ्री है। फ्री मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। इसलिए तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ, अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑलराइट। अब देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे मुझे निगेटिव चार्ज दिख रहा है। निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, अगर मैं इस निगेटिव चार्ज की बात करूं। अब इसकी बात करता हूं, ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये वाला भी जो नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज हो सकता है, और दूसरा वाला भी। तो अब ये चेक कर लेते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ बना के दिखाते हैं, इसके बाद हमें प्रूफ हो जाएगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो जो कि साइकिल के अंदर है। केवल यही दो इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं। तो अब मैं देखो, अगर मैं हक्कल रूल लगा दूं, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा डाई एनायन है, ये जो हमारा डाई एनायन है, ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक। एरोमेटिक किससे है, हकल रूल से। सिमिलरली जब आप बॉडी में लिखिएगा, तो आप फ्रॉस्ट सर्किल भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, फ्रॉस्ट सर्किल से भी आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ये एरोमेटिक है। ठीक। एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो 2H+ ये दे रहा है। अब देखो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम कंपेयर करते हैं H2SO4 के साथ। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर यही है। तो पहली सिमिलरिटी क्या है, एचडीटी जब भी आएगी इन्हीं दो H+ की वजह से आएगी। तो इसका मतलब -2H+ मैं अगर यहाँ कर दूं, तो हमें जो कंजुगेट बेस मिला, पहली बात, ये क्या है, 2H+ डोनर है, ये भी क्या है, 2H+ डोनर है। ये भी क्या है, एक डायनाइन बना रहा है, ये भी क्या है, एक डायनाइन बना रहा है। ये डायनाइन क्या है, एरोमेटिकली स्टेबल है, क्या है, एरोमेटिकली स्टेबल, यानी हाई स्टेबिलिटी है। तो H+ का कंसंट्रेशन हाई होगा, इसलिए एसिडिटी भी क्या होगी, हाई होगी। ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। फिर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है। इस वाले का कंपेयर करते हैं, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी ये मॉलिक्यूल भी क्या है, कॉन्जुगेशन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब एक बात और ध्यान से देखा जाए, अगर माइन्यूटली देखें, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12। इसका मतलब ये अपना डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पी पाई डी पाई रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, पी पाई डी पाई रेजोनेंस।
तो अब देखो, जो इसका 2s+ इसने दिया था, अब हमें पता चल गया कि जो डाई एनायन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो 2s+ की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एसडीटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब हमने क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। अब हमने कंपाउंड ए को कंपाउंड बी के साथ क्या क्या देख लिया, कि पहली बात, दोनों 2s+ दे रहे हैं, दोनों डाई एनायन बना रहे हैं, और दोनों जो डाई एनायन है, एक एरोमेटिकली स्टेबल है, जो इसका डाई एनायन है वो पी पाई डी पाई रेजोनेंस से स्टेबल है। ठीक है, जो दोनों के कंजुगेट बेस चूंकि ज्यादा स्टेबल है, इट मींस जो एस्पेस का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी। इसलिए कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, कंक्लूजन में अब हम लिख देंगे, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का पीके वैल्यू लगभग सिमिलर है। ऑलराइट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक। कंपाउंड ए में आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, आपको डायनाइन बनाना है, फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद आपको एरोमेटिक प्रूफ करना है, एक बार हकल रूल से और एक बार फ्रॉस्ट सर्किल से। प्रूफ प्रूफ आपने कर दिया। अब प्रूफ करने के बाद आपको स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। जब ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी वजह से S+ का कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, S+ का कंसंट्रेशन के फर्क पड़ने की वजह से पीएच पे फर्क पड़ेगा, पीएच पे फर्क पड़ने की वजह से एचडीटी पे फर्क पड़ेगा। ये हो गई पूरी स्टोरी लाइन। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी लाइन की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखा दिया कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है। तो अब आप इंट्रो कर लीजिएगा, है ना, आप इंट्रो लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आप बॉडी लिख लीजिएगा, बॉडी में आप केस 1 केस 2, केस 1 और केस 2 एड्रेस कर दीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। और लास्ट में कंक्लूजन क्या है, पीके वैल्यू क्या है, दोनों की सिमिलर है, सिमिलर पीके वैल्यूज, दैट्स ऑल। ठीक, ज्यादा ज्यादा आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, अगर आप सल्फेट आयन बना रहे हो तो इसके क्या करो, आप कम से कम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो। ठीक, फिर इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। इसके भी क्या करो, 3 4 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, और एक इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। फिर इसको दो भाग में एक्सप्लेन कर दो, पहला फ्रॉस्ट सर्किल, दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं यहाँ पे फ्रॉस्ट सर्किल बना दे रहा हूँ इस मॉलिक्यूल का भी। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जब आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो आप कर लीजिएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल इस तरह से दे रखा है। ऑल राइट, तो इस तरह से दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमको इस तरह से इसको रीओरिएंट करना है कि जो लोवेस्ट साइड में केवल एक कार्बन है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है, और ये O- कर दूं, O- कर दूं, यहाँ कर दूं, डबल बॉन्ड O कर दूं और डबल बॉन्ड O कर दूं। तो हमें देखो ध्यान पे एक चीज और रखना, फ्रॉस्ट सर्किल जब भी बनाओगे तो हमको रिंग के कार्बन से मतलब होता है। तो इसके इक्विवेलेंट एक एमो मार्कुलर ऑर्बिटल, इसके इक्विवेलेंट 2 मार्कुलर ऑर्बिटल, और इसके इक्विवेलेंट एक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं। तो ये क्या होगा ऐसे, तो अब आप बता दो ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग मार्कुलर ऑर्बिटल में है। इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई स्टेबिलिटी। हाई स्टेबिलिटी का मतलब जो हमारा कार्बोनाइन, जो हमारा डायनाइन है वो ज्यादा स्टेबल है, इट मींस S+ क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो एसडीटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऑल राइट, और इसी तरह हकल रूल से मैंने आपको समझाया ही था। तो आप सिंपली इसको आप बना दीजिए, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये अप्रोच आप रखिए, बॉडी में आप इसको हमेशा दो में तोड़ दिया करिए। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, एक बार फिफ्थ में देख लूं, अच्छा ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इससे पूछा है कि आपको मॉलिक्यूल को सिंपली क्लासिफाई करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। पहले तो क्लासिफाई करना है, दूसरा जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन में दो पार्ट है, क्वेश्चन में दो पार्ट है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप एक ऐसा इंट्रोडक्शन लीजिए जिससे आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंट्रो में जो है आप ऐसी ही चीज डालिए। ठीक, बॉडी में बहुत ही सिंपल है, बॉडी में आप करिए कॉलम वाइज। अब बॉडी आप कॉलम वाइज बना दीजिए, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल हो तो आप उसको अगर लिनियर हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो आपके पास स्पेस कम पड़ जाएगा। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करिए, आप मॉलिक्यूल का एक बना लीजिए। ठीक, फिर आप हकल रूल से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला क्राइटेरिया हकल रूल का लिख दीजिए, साइक्लिक है कि नहीं है, प्लानर है कि नहीं है, ठीक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, ठीक,
और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे नेचर, मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। तो मान लो मॉलिक्यूल 1 है, मॉलिक्यूल 2 है, मॉलिक्यूल 3 है, मॉलिक्यूल 4 है और मॉलिक्यूल 5 है। तो अब मैं बात करूं, अगर पहली मॉलिक्यूल की, ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, प्लानर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। ठीक है। देखो, हमको जो भी रिंग के बाहर का डबल बॉन्ड है उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल रिंग से मतलब है। तो यहाँ पे स्टायरिन मॉलिक्यूल है ये। तो आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। तो अगर जहां पे भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टायरिन। ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तीसरे का मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एजुलिन। ठीक है। चौथे का भी कुछ लिख दीजिए, और पांचवें का है पायरॉन। तो आप नाम लिख दोगे तो ये एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, 6। तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। 4n, यानी ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक। अब सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक्सेप्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसको, इस मॉलिक्यूल को आप अलग से डील कर लो। ठीक है। इसमें भी दो दो केस आप बना देना। केस 1 जो हकल रूल से हो जाएगा, अब इसका केस आप अलग से बना देंगे, तो वो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, ज्यादा बेटर स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केस 2, केस 2 अलग से डील कर दीजिए। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में क्या होता है, मॉलिक्यूल की साइज इतनी ज्यादा बड़ी है, मॉलिक्यूल की साइज इतनी ज्यादा है कि ये ये जो मॉलिक्यूल है ये टब शेप में चेंज हो जाता है ड्यू टू रिंग पकरिंग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो है टब शेप में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लानर से नॉन प्लानर हो जाता है। अब कोई भी चीज अगर नॉन प्लानर है, इसका मतलब वो न तो एरोमेटिक होगी ना तो एंटी एरोमेटिक, वो क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। ऑल राइट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जब भी क्वेश्चन को लीजिए, कॉलम वाइज ले रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कुछ अलग सा है मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल डिफरेंट सा है, आप उसको डिफरेंट केस में स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन क्या करिएगा, लास्ट में आप कंक्लूजन करिएगा कि फ्रॉम एबव डिस्कशन, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 3 और मॉलिक्यूल 5 ये क्या है, एरोमेटिक है। मॉलिक्यूल 2 इज नॉन एरोमेटिक, और मॉलिक्यूल फोर इज एंटी एरोमेटिक। यानी आपने लास्ट में कंक्लूजन में बॉक्स फॉर्मेट में आपने बता दिया कि कौन से मॉलिक्यूल क्या है। ये बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब आई गेस हकल रूल आपको आता होगा। ठीक है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। मेन मेन ट्रिक यही थी कि आप कब कॉलम वाइज यूज कर लेंगे, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, आप फॉर फर्स्ट डे नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो आप हकल रूल को आपने क्या किया, हकल रूल को आपने कॉलम वाइज कर दिया, और आपने दो कॉलम स्मार्टली बना दिए, एक तो 4n+2 का और एक 4n का। तो जैसे ही आप ये वाला चौथा वाला डिस्कस करेंगे, चौथे वाले में क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये 4n को फॉलो करेगा और ये एंटी एरोमेटिक होगा। एजुलिन में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 4n को नहीं कर रहा है। फोर, तो ये एरोमेटिक हो गया। फिफ्थ वाला क्या है, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इस तरह से अगर आप टिक मार के करोगे, कम लिखना होगा, ज्यादा चीजें आप बता सकते हो। दूसरी चीज एक और, अगर आपको कहीं पे लगता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, फॉल्स सर्किल का कॉन्सेप्ट आपको खुद से सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्लासेस नहीं है, तो ये आपको पॉलिसी में फ्रॉस्ट सर्किल आप बना सकते हो, वहां पे आप बना के दिखा दीजिए। ठीक है। इस तरह से फ्रॉस्ट सर्किल में बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ बनेगा, 1 में बन जाएगा, 2 में बन जाएगा, एंड 4 में बन जाएगा। ठीक है।
तो 1 to 4 में फ्रॉस्ट सर्किल से भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रॉस्ट सर्किल पर्सपेक्टिव। 1 को आप प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। और 2 जो होगा लेस स्टेबल होगा, क्यों होगा वो आप नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिखा के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा फ्रॉस्ट सर्किल को, इससे आपको थोड़ा एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग करना सिखा दिया, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व भी कर दिया, और एक पर्सपेक्टिव वैल्यूएडिशन का आपको बता दीजिए कि जहां पे भी पॉसिबल है कॉमन या आईपीएससी ने मॉलिक्यूल का लिख दीजिए, भले एग्जाम में न दिया हो। दैट विल बी काउंटेड एज योर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल। ऑल राइट, नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर बेसिक, कौन सा ज्यादा बेसिक है, और आपको रीजन देना है। तो इसमें सिंपल है, इंट्रो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो केसेस बनेंगे बॉडी में, है ना। तो लास्ट में आप क्या कर दोगे, 1 जो है 2 से होगा या 2 जो है 1 से ज्यादा बेसिक होगा, तो वही चीज आप बॉक्स में क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक। अब देखिए, तो 1 में क्या है, आप बेसिसिटी को डिफाइन कर दीजिए। व्हाट इज बेसिसिटी, तो आप बोलिए, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि बेसिसिटी मेजर्स टेंडेंसी टू पिक प्रोटॉन, ठीक। फिर आप लिख दो, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द बेसिसिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ, अब कंजुगेट बेस नहीं होगा यहाँ पे, कंजुगेट एसिड हो जाएगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब बॉडी में स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी, दो केस बनाओ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 1 है मॉलिक्यूल 2 है, केस 1 बनाओ और एक केस 2 बनाओ। फिर यहाँ पे ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना के समझा दो, यहाँ पे भी ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ज्यादा वर्ड्स कम लिखने हैं, स्ट्रक्चर ज्यादा बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड क्या है क्वेश्चन की, कि क्या आप इंट्रो लिख सकते हैं बेसिसिटी की, एक सिंपल इंट्रो। क्या आप एरोमेटिसिटी को अप्लाई करके, एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बेसिसिटी का डिफरेंस बता सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो दीज आर द स्किल्स विच आर टेस्टेड इन दिस क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला केस हम देखते हैं, केस 1। पहले मैं आपको एक बार बेसिसिटी फील करा देता हूँ, बेसिसिटी होती क्या है। अब देख, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और मिथाइल नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। बेसिसिटी का मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन में, कि किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोटॉन पकड़ने में क्या उसकी टेंडेंसी है, ठीक है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पे, किस जगह पे लोन पेयर है, तो हमको पहले लोकेट करना है लोन पेयर। यानी हमारा जो H प्लस को, जो हमारा हवा यहाँ पे, एक H प्लस हवा में ऐसे उड़ रहा है, ये सपोज करो यहाँ पे उड़ रहा है, ये मॉलिक्यूल एक प्लेयर 1 है और एक प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को H प्लस को पकड़ना है, ऑलराइट। अब पकड़ने के लिए इसका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, नाइट्रोजन, ना कि कार्बन, ना तो फिनाइल, ना तो 5 मेंबर रिंग, ना तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कर रहा है। तो अगर अगर मैं मॉलिक्यूल 1 के अंदर, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता दूं नाइट्रोजन की ज्यादा है कि इस वाले नाइट्रोजन की ज्यादा है, मॉलिक्यूल 2 वाले की ज्यादा है कि मॉलिक्यूल 1 वाले की ज्यादा है, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर जिसकी ज्यादा होगी, यानी इसको इसको पकड़ना है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, आई गेस, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए, तो अब दोनों को एस प्लस को पकड़ना है, ऑलराइट। कैसे इसको पकड़ना है, ये इसको कैच करेगा जल्दी, या ये इसको कैच करेगा। तो मान लो कि इसका रेट पकड़ने का R1 है, इसका रेट 2,
अब हमको यही रेट कंपेयर कर लेना है, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, ये हमने बेसिक इंट्रो समझा दिया कि इसी को बेसिसिटी बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल के पास बेसिसिटी ज्यादा होगी वो पकड़ लेगा एक्सप्रेस को, जो जल्दी पकड़ लेगा वही क्या कहलाएगा, मोर बेसिक कहलाएगा। ऑलराइट, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलो, अब देखिए, अब मैं हर एक दोनों मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली एनालाइज करता हूँ। ये देखो, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा नाइट्रोजन है, ये मेरा लोन पेयर है, ये मिथाइल है, और ये फिनाइल है। ऑलराइट, एच प्लस को पकड़ना था, तो एक तो इसका काम क्या है, एच प्लस को पकड़ना। दूसरा एक चीज हमें और दिख रही है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी अब ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसके पास डायलेमा है। पहली बात, इसका तो मन तो कर रहा है कि मैं इस एक्सप्रेस को पकड़ लूं। दूसरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं इसको बाद में पकड़ूंगा और मैं इधर घूमूंगा, यानी कंजुगेशन में मैं घूमूंगा। तो इसके पास डायलेमा क्या है, लोन पेयर के पास, एस प्लस को कैच कर लूं मैं, या मैं कंजुगेशन में रेजोनेंस कर लूं। कंजुगेशन में जाऊं और रेजोनेंस कर लूं। रेजोनेंस जब मैं करूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब जैसे मैं मूव करता हूं, जैसे मैं जिम में जाके दौड़ूंगा, मूव करूंगा, तो मेरी एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करोगी। तो अब देखो, अब मुझे यही चेक कर लेना है कि कंजुगेशन में जाने से इसको बेनिफिट ज्यादा है कि अगर कंजुगेशन में जाने की वजह से, कंजुगेशन में जाने की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल गई तो अच्छी बात है। लेकिन जब रेजोनेंस हम करते हैं तो दो फिनोमेना और होती है। रेजोनेंस करने की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से या तो आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है, या तो आपका मॉलिक्यूल उसकी वजह से एंटी एरोमेटिक हो जाता है। जब मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तब वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। कब, जब एंटी एरोमेटिक बनेगा। लेकिन जब मेरा लोन पेयर मूव किया और मॉलिक्यूल मेरा एरोमेटिक हो गया, तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तब उस केस में वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाना चाहेगा। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है। तो इसके डायलेमा को मैंने समझ लिया, यानी इसके मन में क्या चल रहा है, दुविधा, ये मैंने पहचान ली। अब चलो, अब मैं कंजुगेशन चेक कर लूं अगर, कि ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि ये हो रहा है, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं बनाता हूं। अब देखिए, ये लोन पे इधर मूव किया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पीएच, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये। अब देखो, ये मॉलिक्यूल यानी ये वाला जो पोर्शन है, 5 मेंबर रिंग, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो, दो चार और दो छह। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, जो यानी अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर मूव करता है तो जो ये वाला पोर्शन था मॉलिक्यूल का, जो कि अभी नॉन एरोमेटिक था, वो किस में चेंज हो गया, एरोमेटिक। यानी अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको स्टेबिलिटी गेन हो रही है। तो वेल ऑब्वियस है कि ये जो नाइट्रोजन है ये कंजुगेशन में जाएगा, ना कि एच प्लस को पकड़ेगा। जब एच प्लस को नहीं पकड़ेगा, इट मीन्स इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऑल राइट, क्लियर? अब चलो दूसरा मॉलिक्यूल देख के डिस्कस करते हैं। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं। मेरा दूसरा मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरह से, इसके पास भी डायलेमा है। एक तो एच प्लस यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसको पकड़ लूं या मैं इधर मूव कर जाऊं। ठीक, अगर तो मैं अब कंजुगेशन का इफेक्ट चेक कर ले रहा हूँ कि अगर कंजुगेशन से मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है तब मैं कंजुगेशन में जाऊंगा, ना कि मैं एच प्लस को पकड़ूंगा। निगेटिव चार्ज आया,
अब देखो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है। यानी मॉलिक्यूल अब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इट मींस जो मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर प्रिफर्स टू कैच H+। क्यों? क्योंकि इधर मूव जब कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ H+ कैप्चर बढ़ जाएगा देन कंजुगेशन। जब रेट ऑफ H+ बढ़ेगा, इसका मतलब जो नाइट्रोजन की बेसिसिटी है वो क्या है, इंक्रीज है। ठीक। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि जो मेरा मॉलिक्यूल वन है, जो मेरा मॉलिक्यूल वन है वो क्या है, लेस बेसिक है देन मॉलिक्यूल टू। ठीक। तो मैंने क्या बताया, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये मैं बना रहा हूं ना, ये आप दिखाइए। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल आप, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे बना के दो तीन स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो स्ट्रक्चरिंग कैसे हो जाएगी, केस आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, केस वन आपने डिस्कस किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप यहाँ पे बता दीजिए कि अगर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है और स्टेबिलिटी गेन हो रही है। स्टेबिलिटी गेन होगी तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तब वो किसको देना चाहेगा, रिंग को देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो रहा है और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये रिंग को नहीं देना चाहेगा, फिर ये अपना जो लोन पेयर है वो H+ को देना चाहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन आप इसको अच्छे से, अभी इन पांचों क्वेश्चन को आप एज ए मिनी मॉक आज प्रैक्टिस कर लीजिए या कल सुबह कर लीजिए। कल मैं इसी पे बेस्ड आपको, इन्हीं टॉपिक से बेस्ड एक अलग से मॉक दे दूंगा, तो आपका एक दिन में 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा दिया, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, इम्प्लिसिट डिमांड क्या है वो समझा दिया, स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं दैट है आल्सो आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, इसके अलावा कैसे अक्यूरेसी, यानी अक्यूरेसी पहले लेनी है हमें, अक्यूरेसी लेने के बाद वी हैव टू एक्सट्रैक्ट कि व्हाट शुड बी आवर इंट्रो, व्हाट शुड बी आवर बॉडी, व्हाट शुड बी आवर कंक्लूजन। ठीक है, ये दिमाग में सब कुछ प्रोसेसिंग चलनी चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, यही सारी चीजों को अब आप देखो, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस आएगा। मैं स्पून फीडिंग नहीं करा सकता आपको। ठीक है, स्पून फीडिंग का मतलब मैं पूरा आंसर लिखूं, आप उसको कॉपी करो, नहीं। मैंने आपको सारे आंसर के कंपोनेंट्स बता दिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग बता दी। अब ये पर्सन टू पर्सन, अब मेरे पास 11 बच्चों ने एडमिशन लिया, कल को 20 बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चों के मैंने सेम सेम इंस्ट्रक्शन सबको दिए हैं, बट all the 20 students have 20 different answers despite having the same content. I have given you the content. ठीक है, I have given you the structure, I have given you the demand. All right, even after all these parameters having the same thing, आपके आंसर फिर भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका यूनिक फैक्टर आता है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। और कल के लिए आप तैयार रहिए, कल आपको एक डीएडब्ल्यू का मॉक बहुत अच्छा सा, और डीएडब्ल्यू की मॉक में हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पीवाईक्यूज के नहीं होंगे, नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से। तो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।